अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सऊदी लेबर लॉ 2025 जो बड़ी चेंजिंग हो चुकी है। आप लोग अगर सऊदी अरब में रहते हो, आपको ये नहीं पता कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल रेगुलेशन है, उसको टर्मिनेट करने का क्या रूल है, सैलरी का क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद आपको क्या बेनिफिट वगैरह मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए। अगर आप ये सब नहीं जानते हो ना तो बेकार है अभी के टाइम पे सऊदी अरब में रहना, क्योंकि ये 2025 आ चुका है। ये आप कोई पिछले ज़माने में नहीं जी रहे हो। यहाँ पे सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, सब चीज़ डिजिटल हो चुका है। आपको पता है कि क्यों आपका कॉन्ट्रैक्ट ही डिजिटल है, आपको डायरेक्ट ही आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बस आपका एक OTP बताने की वजह से आप प्रॉब्लम में फंस जाते हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कंपनी जो है किसी भी तरह से OTP वगैरह ले लेती है और उसके बाद आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हो। तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट आप लोग पूरा देखना इस वीडियो को। और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो जो लोग भी सऊदी अरब में रहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिख के रखा है कि भाई यहाँ बहुत बड़ा लेबर लॉ है, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद आप लोग के लिए कुछ निकाल के लाया हूँ। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लेबर लॉ 37 है, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, ये रूल बना है। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। उसके बाद 39 है, काम के ऊपर है। ये जो लेबर लॉ है, आपकी कंपनी अगर कोई पाबंदी वबंदी लगाती है तो इसके लिए है, ठीक है। उसके बाद 43 है और 42 भी है यहाँ पे। तो वो जो है सऊदीआइजेशन के लिए, सऊदी लोगों की ट्रेनिंग वगैरह के लिए है। तो ये तो थोड़ा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। उसके अलावा प्रोबेशन पीरियड से रिलेटेड एक लेबर लॉ है जो कि 53 है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। उसके बाद 61 है, कफ़ील की क्या क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे, कफ़ील आपको क्या चीज़ें दे सकता है, क्या नहीं दे सकता है, वो सारी चीज़ें इस लेबर लॉ में, तो उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। उसके बाद 74 आपके रिजिग्नेशन से रिलेटेड है, आप रिजाइन वगैरह देते हो तो इससे रिलेटेड है। 75 77 है, ये जो है धोखाधड़ी, इस सब से रिलेटेड है। सब कुछ के बारे में अच्छे से मैं बात करने वाला हूँ। आप लोगों को पता है 81 80 ये भी है एक लेबर लॉ। उसके बाद 113 और 115 जो कि आपकी छुट्टी से रिलेटेड है। ये सारी लेबर लॉ के बारे में बात करूंगा ही, बट यहाँ पे जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी सऊदीआइजेशन का, आपको पता है कि सऊदीआइजेशन का जो रूल आया था, जिसमें यह था कि भाई आप इतने % लोगों को सऊदीआइजेशन कर दिया ये सेक्टर में, ये सेक्टर, मान लो आप किसी भी अभी सेक्टर में जॉब कर रहे हो, बट उस सेक्टर में अगर सऊदीआइजेशन पहले से कर दिया, सऊदी ने, गवर्नमेंट ने पहले से अगर सऊदीआइजेशन कर दिया है वो सेक्टर में, और आपका अभी भी इकामा वही है, तो आप लोग अभी के अभी इकामा चेंज करवा लो। क्योंकि जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाएगा और आप चाहोगे कि कहीं और कॉन्ट्रैक्ट करने किसी और कंपनी में, तो न तो आपका इकामा रिन्यूअल होगा, न ही आपका कहीं और ट्रांसफ़र होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ सऊदी लोगों के लिए रिजर्व की गई है वो उन्हीं के लिए है। अगर आप लोग अकाउंटेंट वगैरह हो, इनमें देखा होगा कि अकाउंटेंट में बहुत सारे सऊदी लोग जॉब करते हैं। अगर ऐसे कोई सेक्टर में हो आप लोग, तो आप लोग अभी के अभी अपना इकामा चेंज कर लो, ज़्यादा वक्त देर ना हो जाए, उससे पहले ही आप ये काम कर लो, ठीक है। इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद अगर बहुत सारे लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्यूआ पे, तो उनका क्या है, मतलब पहले क्या होता था कि जो लोग का भी क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था उनका, तो उनके लिए तो भाई इकामा होता था। इकामा एक्सपायर हो गया, बस आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते थे। बट अभी जो है यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। अभी अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल माना जाएगा। 1 साल जिस दिन से आप सऊदी अरब में आए हो उस दिन से लेके 1 साल, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका फिर से ये रिन्यूअल हो जाएगा सेम टाइम के लिए, जब तक आप उसको जो है कैंसिल नहीं करते हो और आप कहीं और नहीं चले जाते हो, तो ये सेम टाइम के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। आज़ाद वीज़ा के लिए भी यहाँ पे कुछ रूल है। देखो, आज़ाद वीज़ा के लिए कफ़ील जो है, अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो और आपका आज़ाद वीज़ा है, तो आप जिस कफ़ील के पास हो आपको उसी के पास काम करना है। ये नहीं कि कहीं भी आप किसी भी जगह काम कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सेम रूल कफ़ील के ऊपर भी है कि कोई कफ़ील
भी किसी दूसरे बंदे हो, दूसरे कफील के बंदे हो, आज़ाद वीज़ा पे काम नहीं दे सकता है, ये रूल है। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि अजीर सिस्टम के थ्रू आप कहीं भी काम कर सकते हो, अगर आपको वो कफील परमिशन देता है चलो अजीर के थ्रू कि ये कहीं और काम कर सकता है, तो ये है आज़ाद वीज़ा वालों के लिए रूल कि आप कहीं चाहो तो काम कर सकते हो, ऐसा कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद जो छोटी छोटी कंपनी होती थी जिनमें 50 से कम लोग होते थे, 50 से ज़्यादा लोग होते थे, वो कंपनी को सऊदीयाइजेशन के लिए उसमें जो है कुछ लोगों को ट्रेनिंग, जो सऊदी लोग नया नया पढ़ लिख के आता था तो उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। 12% लोग जो था तो वो ऐसी कंपनी में काम करते थे। बट इस पे जो है जो भी कंपनी वगैरह थी वो लोग बोल रही थी भाई मेरे को बहुत लॉस हो रहा है ऐसे में, क्योंकि मैं जो सऊदी लोग हैं उनको तो बस मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, इससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में इसका भी कुछ परसेंटेज को कम किया गया है। बट यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला ही कितना % कम हुआ है, बट ये कुछ ना कुछ अभी कम हुआ है, आने वाले टाइम में हो सकता है ये क्लियर हो जाए। बाकी जो भी लेबर लॉ मैंने आपको बता रहा हूँ ये सारा लेबर लॉ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, ये रूल आ चुका है, ठीक है, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर किसी का अकामा खत्म हुआ हो तो वो हमारे साथ राब्ता करे, हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाए। अगर कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या फिर किसी और मुल्क का हो, बआसानी अपने मुल्क पहुँचा दिया जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा था कि क्यूआ पे कंपनी को बोला गया कि सारे वर्कर का क्यूआ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है। और एक चीज़ बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट तो करना ही है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट है जो कि है भाई, जैसे मान लो मैं एक इंजीनियर हूँ तो अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में खुद ही लिखा होगा कि भाई इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं, तो इसका काम क्या है, कहाँ काम करेगा, कौन सी जगह में काम करेगा, क्या काम करेगा, कितना काम करेगा, ये सारी चीज़ें। पहले क्या होता था कि यहाँ पे लिख देता था कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80, 81, कुछ भी, जैसे मैं एक नॉर्मल केस बता रहा हूँ कि इस तरह से आप लोग के भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था कि अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ। तो ये लेबर लॉ में है क्या, ये चीज़ अब बताया गया है कि भाई कंपनी को ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। मान लो कोई बंदा टेक्नीशियन है तो उसका क्या काम है, कहाँ पे काम है, कौन सा काम करेगा, वो सारी चीज़ें जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। कोई इलेक्ट्रीशियन है तो उसके काम में क्या क्या काम होगा, वो कौन सा केबल का काम करेगा, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, कहाँ पे काम करेगा, ये सारी चीज़ें, कौन सी सब स्टेशन में करेगा या फिर कहीं और करेगा, तो वो सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में अब खुद जो है लिखी होगी। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप लोग अच्छे से चेक करना है कि जब भी आप क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट मंगवाओगे, कंपनी भेजेगी, तो आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से चेक करना है कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें लिखी हुई है, जो चीज़ें लिखी हुई है वो कंपनी दे भी रही है या नहीं दे रही है। उस टाइम पे आपको देखना है कि ये सारे जो भी एग्रीमेंट सही है, कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, सैलरी कितनी लिखी हुई है, ओवर टाइम का क्या है, बोनस वगैरह का क्या है, टिकट का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, सैलरी में बेसिक सैलरी क्या लिखी है, उसके बाद अगर अदर्स में डाल दिया है तो वो क्यों डाला है, कितना % डाला है, ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से चेक कर लो। उस कॉन्ट्रैक्ट जब भी आएगा तो आपके पास 10 दिन का टाइम होगा। 10 दिन के बाद आप जो है 10 दिन के अंदर में आपको डिसीजन लेना है कि भाई आपको क्या करना है। उसी टाइम पे आप अपना फैसला लो कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर सब कुछ सही है, एवरीथिंग ओके, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। बट कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये चीज़ मॉडिफाई होनी चाहिए तो आप वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन आता है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट में। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी। और छुट्टी से भी रिलेटेड इसी तरह से है कि छुट्टी का भी जो रूल है वो इसी तरह से, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म होगा तो आपको छुट्टी वगैरह मिलेगी, ये तो सेम जो पहले का रूल है वही है। और प्रोवेशन पीरियड से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रोवेशन पीरियड में जैसे क्या होता था पहले कि जब भी आप आओगे तो प्रोवेशन पीरियड चलता था, तो इस टाइम पे कंपनी चाहे तो आपको टर्मिनेट कर सकती थी। आपके पास कोई भी वो नहीं होता था, कंपनी जब चाहे अगर चाहे तो आपको टर्मिनेट कर देगी, कोई भी रीज़न बता के आपको टर्मिनेट कर देगी, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट यहाँ पे अभी ये अपडेट आ गई है कि अब आप भी चाहोगे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को प्रोवेशन पीरियड में टर्मिनेट कर सकते हो, और यहाँ पे कंपनी भी चाहेगी तो वो भी कर सकती है। दोनों, अब आप दोनों कर सकते हो। पहले ये था कि भाई कंपनी ही करती है और 90 डेज का प्रोवेशन पीरियड होता था, उसमें जो है वो फिर से 90 डेज बढ़ा सकती है कंपनी। वो जो है अगर आपको बोल देगी कि भाई
ये मेरे को कुछ और काम है, तो ये बढ़ाने के लिए भी कंपनी को इजाज़त लेनी पड़ेगी, आपकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही ये चीज़ कंपनी जो है बढ़ा सकती है। ज़्यादा करना चाहे अगर प्रोबेशन पीरियड को तो वो कर सकती है। अब अगली जो चीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी आपको बिना बताए ही सैलरी काट लेती है। अब आप लोग सोचते हो यार कि सैलरी काटी क्यों, और कंपनी कोई ना कोई रीज़न दे देती है कि आपने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। मान लो आपसे गलती हुई भी नहीं और कभी कभी हो भी जाती है, बट अगर नहीं होती है और ऐसे कंडीशन में कंपनी सैलरी काटती है तो आप तो उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपकी कंपनी अगर कोई भी सैलरी वगैरह काटेगी तो आपको एक पेपर ला के देगी, उस पेपर पे सारा रीज़न लिखेगी कि भाई इस वजह से सैलरी काट रही है, ये सारा चीज़ है, ये सारी प्रॉब्लम की वजह से आपने ये गलत किया, इसकी वजह से सैलरी काट रही है, और उस पर आपका साइन करवाएगी। जब आपने साइन कर दिया तब आपकी सैलरी कटेगी। अगर आप वहाँ पे रिफ्यूज कर देते हो, आप साइन नहीं करते हो कि भाई मैंने कोई गलती वगैरह की नहीं है तो मैं क्यों साइन करूँगा, तो उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे। कंपनी आपको जो हो सकता है कि आपको ईमेल करेगी, ठीक है, ईमेल में आपको सेम वही लेटर भेजेगी। क्योंकि बहुत बार होगा कि भाई आप साइन नहीं करोगे, और साइन नहीं करोगे तो फिर कंपनी आपको लेटर वगैरह भेजेगी, और उसके बाद लेटर मान लो ईमेल कर दी और आपने रिस्पॉन्स वगैरह नहीं दिया, तो उसके बाद आपको ईमेल जैसे ही आएगा तो वहाँ पे जो है आपको टाइम दिया जाएगा कि टाइम है आपके पास 15 दिन का। 15 दिन के अंदर में आपको उस पर एक्शन लेना है, ईमेल या फिर आपको जो है एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा उस एड्रेस पे हो सकता है कंपनी आपको वो लेटर भेज देगी, तो उस पर जो है आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। 15 दिन का टाइम होगा, या तो आप कंपनी के खिलाफ जा कर के केस करोगे या फिर जो है आपका जो भी सैलरी वगैरह कटने का है वो चालू हो जाएगा सिस्टम। तो ये जो है यहाँ पे कंपनी के पास आपके पास टाइम होगा 15 दिन का। 15 दिन के अंदर में आप जाके केस कर सकते हो कंपनी के ऊपर कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है बट फिर भी कंपनी सैलरी काट रही है, ठीक है। तो आप केस कर सकते हो उसके ऊपर। बट मान लो अगर आपने केस वगैरह सब कुछ कर दिया और उसके बाद भी कंपनी ने किसी भी तरह से कुछ भी बोल के दो कि भाई ये बंदे ने ऐसा काम किया था इसलिए कटी है सैलरी, और आपके खिलाफ ही फैसला आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके बाद भी आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। आप फिर उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। अगर आप सही हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर आपके पास 30 दिन का टाइम होगा, और उस 30 दिन के बाद 30 दिन के अंदर में आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो कि कंपनी ने ये गलत कर रही है मेरे साथ, तो आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हो। तो ये तो आई थिंक बहुत ही अच्छी अपडेट है। बहुत सारे लोगों के साथ सैलरी वगैरह का इशू होता है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये कैसी अपडेट है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। और अब तक अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।